इसके बाद ना ये कुछ छोटे-छोटे से टॉपिक्स रह गए, इनको यहाँ पर इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर ये एपगार स्कोर, और एपगार स्कोर में ये जो एपगार है यही आपको यहाँ पर बता रहे हैं 5 चीज़ें। एपगार में 5 चीज़ें, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी अपीयरेंस, फिर ये पल्स, इसके बाद ग्राइमस, एक्टिविटी और लास्ट पे रेस्पिरेशन। अब आपने इसके अंदर देखना है, आप इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर किसी भी चीज़ को आप दे सकते हैं, कितना यहाँ पर 2, 0 से स्कोर स्टार्ट होगा 1 और उसके बाद 2, 5 चीज़ें। तो यहाँ पर अगर टोटल स्कोर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा। अच्छा, इससे ही यहाँ पर जो एपगार स्कोर है इसमें आप मैक्सिमम नंबर कितना दे सकते हैं यहाँ पर 10, और उसके बाद अगर मिनिमम नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 0 है, सारों में यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर बेबी आपका इस वाली सारी कैटेगरी में फॉल करेगा तो यहाँ पर मिनिमम स्कोर कितना हो जाएगा बेबी का 0। अच्छा, इसमें ना आपने याद रखना है, आप ये जो है ना, ये जो एफगार स्कोर है इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो न्यू बॉर्न होता है ना उसके वाइटल साइंस वगैरह जो है उसको वहाँ पे असेस कर रहे होते हैं। फॉलोइंग डिलीवरी थ्रू ये 10 पॉइंट स्केल इवेलुएटेड एट 1 मिनट और उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट। तो इसमें आपने याद रखना है, आप क्या करेंगे, जैसे ही बेबी की बर्थ होगी तो 1 मिनट पर आप ये एफगार स्कोर लगा के उसको स्कोरिंग कर रहे होंगे, और उसके बाद 5 मिनट पर भी आप जो बेबी है उसको दोबारा से ये स्कोरिंग कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो एफगार स्कोर है इस बेस्ड ऑन अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, इसके बाद जो एफगार स्कोर है, एफगार स्कोर लेस देन 7 मे रिक्वायर फर्दर इवेलुएशन। अच्छा, इसके बाद ये जो एपगार स्कोर है, इफ एपगार स्कोर रिमेन्स लो एट लेटर टाइम पॉइंट्स देयर इज अ रिस्क दैट चाइल्ड में डेवलप लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो बेबी है ना उसके जो ब्रेन है उसकी तरफ ये ब्लड वगैरह जा रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर तो एपगार स्कोर होगा कम, यहाँ से ये रेस्पिरेशन वगैरह सही से नहीं हो रही, या फिर जो बेबी है उसके अंदर ये जो पल्स है ये उसके अंदर वहाँ पर ये बीटिंग वगैरह सही से नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा, जो ब्रेन है उसकी तरफ ये ब्लड वगैरह कम जाएगा, और उसकी वजह से जो बेबी है उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें आपने देखना जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस में आप ये जो बेबी है ना, अगर तो आपका है टोटली ब्लू, यहाँ पर पेल और ब्लू है, तो उसमें आप इसको देंगे 0 स्कोर। अगर तो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो उसकी हैं ब्लू, लेकिन उसकी जो है ना ये सेंट्रल बॉडी वो उसकी अगर ये रेड है ना, पिंक है, तो उसको आप देंगे ये 1 स्कोर। और उसके बाद अगर जो बेबी है वो आपका टोटली पिंक है, उसका ये है उसकी एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह, उसके बाद ये हेड वगैरह सारा उसका पिंक है, तो उसको आप देंगे ये 2 स्कोर। इसके बाद पल्स की अगर बात करेंगे, अगर तो पल्स यहाँ पर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तो आप देंगे यहाँ पर 2 स्कोर। अगर 100 बीट्स पर मिनट से कम होगी तो आप देंगे 1 स्कोर, और उसके बाद अगर कोई भी पल्स वगैरह नहीं होगी तो आप यहाँ पर 0 स्कोर दे रहे होंगे। अच्छा, ग्राइमस में अगर जो बेबी है वो क्राई कर रहा है और यहाँ पर ना कोई भी चीज़ उसके पास जा रही है, उसको पुल अवे कर रहा है, क्राइज एंड पुल्स अवे, तो वो क्या होगा यहाँ पर 2 स्कोर। अच्छा, इसके बाद अगर वीक ग्राइमस होगी, ग्राइमसिस और वीक क्राई, तो उससे आप क्या करेंगे, इसको देंगे 1 स्कोर। और उसके बाद अगर आप बेबी को कोई भी स्टिमुलाई वगैरह दे रहे हैं और उसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा, तो उसको आप देंगे 0 स्कोर। एक्टिविटी की अगर बात करेंगे, अगर इसके अंदर यहाँ पर एक्टिव मूवमेंट्स हैं तो आप 2 स्कोर देंगे। अगर जो बेबी है उसकी लेग्स जो है उसकी ये फ्लेक्स्ड हैं, आर्म्स और उसकी जो लेग्स हैं वो फ्लेक्स्ड हैं, तो आप देंगे 1 स्कोर। अगर कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही तो यहाँ पर 0 स्कोर। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो जो बेबी है अगर उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग क्राई आ रही है तो आप उसको देंगे 2 स्कोर। स्लो और इरेगुलर होगी तो आप उसको देंगे 1 स्कोर। और उसके बाद अगर बेबी जो है उसके अंदर कोई भी ब्रीदिंग वगैरह नहीं हो रही तो आप उसको दे रहे होंगे 0 स्कोर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है न्यूनेटल बर्थ वेट। इसको यहाँ पर देख लें, इसमें क्या हो सकता है, ये जो बर्थ वेट है ये आपका लो हो सकता है या उसके अलावा ये हाई हो सकता है। लो बर्थ वेट में क्या होगा, जो बर्थ वेट है ये आपका 2500 ग्राम्स जो है उससे ये कम होगा, और हाई बर्थ वेट में क्या होगा, ये जो आपका है ना ये वेट ये 4 किलोग्राम जो है या फिर 4000 ग्राम जो है उससे ये ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद रिस्क फैक्टर्स में अगर बात करेंगे लो बर्थ वेट की, तो यहाँ पर ये प्री मेच्योरिटी हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है यहाँ पर जो बेबी है उसके अंदर ये फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन वगैरह हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये लो बर्थ वेट हो सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करेंगे हाई बर्थ वेट की, तो इसमें ये आपको पहले से पता है, जो मैटरनल है उसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, जो होती है ना ये मदर, उसके अंदर ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, बेबी की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो बेबी है ये आपके बड़े बड़े से होते हैं, मैक्रोसोमिया आपको नजर आता है। ओबेसिटी होगी मैटरनल के अंदर, तो उसमें भी आपको ये जो बेबी है उसके अंदर हाई बर्थ वेट आपको नजर आ रहा होगा। फिटल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल या उसके अलावा ये जेनेटिक्स वगैरह की वजह से जो बेबी है उसके अंदर ये हाई बर्थ वेट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, तो जो लो बर्थ वेट है उसके अंदर यहाँ पर ये इंक्रीज मोर्टेलिटी और ये मॉर्बिडिटी आपको मिलता है। और यहाँ पर ये मोर्टेलिटी में सिंपल क्या है, यहाँ पर ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो बेबीज़ हैं उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो हाई बर्थ वेट है इसके केस में आपको जो बेबी है उसके अंदर ये इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल और फिटल ट्रॉमा आपको नजर आता है। और उसमें ये तो आपको पहले से पता है, जब बेबी का जो हेड है वो बहुत बड़ा होगा तो उसको बाहर खींचते हुए यहाँ पर जो शोल्डर है वो आपको यहाँ पर डिसलोकेट कर सकता है, तो यहाँ पर ये जो शोल्डर डिस्टोशिया है ये आपको हाई बर्थ वेट जो है उसके अंदर आपको नजर आ रहा होता है।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लैक्टेशन, और लैक्टेशन में आपको पता है ये जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या करता है, जाकर जो मेमोरी ग्लैंड्स उसको स्टिमुलेट करता है और वहाँ से जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन होती है। अब इसमें आपने ये आपको मैंने ये पहले से भी बता रखा है, जब भी आप बात करेंगे ना, जब आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें यहाँ पर ये प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन है ये जाकर जो होती है ना, ये ब्रेस्ट के अंदर से जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही होती, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है ये इसके इफेक्ट को इनहिबिट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ पर पार्चुरेशन होगी, आफ्टर पार्चुरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल हो जाएगा कम, रैपिड डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दिस इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जाकर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसको जाकर स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से क्या होगा, ये इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो सकलिंग है, जो बच्चा यहाँ पर ये दूध को पी रहा होता है, सकलिंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन, सिंस यहाँ पर ये इंक्रीज नर्व स्टिमुलेशन, वहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज नर्व स्टिमुलेशन, वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीटोसिन और ये जो प्रोलैक्टिन है ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये जो सकलिंग है ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है, सकलिंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन इंड्यूसेस एंड मेंटेन्स लैक्टेशन एंड डिक्रीज रिप्रोडक्टिव फंक्शन, और जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, असिस्ट इन मिल्क लेट डाउन, आल्सो प्रमोट यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो ये दोनों आपने इसके अंदर ना ये सिंपल सिंपल से काम याद रख लेना। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, यहाँ पर जो मिल्क है उसको वहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, इंडक्शन करवा रहा होगा, उसके बाद ये जो लैक्टेशन है इसको मेंटेन कर रहा होगा, और जो फीमेल है उसके अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है इसको वहाँ पर कम कर रहा होता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो मिल्क है उसको बाहर निकाल रहा होगा, उसकी यहाँ पर जो है ना ये लेट डाउन जो उसका बाहर आ रहा है उसके अंदर वहाँ पर उसको ये असिस्ट कर रहा होगा। और दूसरा यहाँ पर ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका काम क्या होता है, ये जो यूट्राइन होती है, यूट्रस जो होती है उसकी ये कंट्रैक्शन वगैरह करवा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इज द आइडियल न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स लेस देन 6 मंथ ओल्ड। अब यहाँ पर क्या, ये जब आप किसी जाते हैं ना यहाँ पर पीडियाट्रिशियन के पास, तो वो कहता है ये जो माँ का दूध है ये बच्चे के लिए सोने की बूंदें हैं, तो उसमें आपने ये याद रख लेना सिंपल, यहाँ पर ये जो आइडियल होता है ना बच्चे की अगर बात करेंगे तो आइडियल न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स लेस देन 6 मंथ ऑफ एज वो क्या होता है, यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क है इसके अंदर आपको ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं, और ये जो है ना ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये जाएंगे और जो बच्चे के अंदर जाकर वहाँ पर ये पैसिव इम्यूनिटी जो है ना उसके अंदर वहाँ पे करवा रहे होते हैं। और उसमें आपने याद रखना यहाँ पर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है इसमें कौन से, यहाँ पर आईजीएस यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आपको मिल रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क रिड्यूसेस इन्फेंट इन्फेक्शंस एंड इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क फॉर चाइल्ड टू डेवलप एजमा, एलर्जीज, उसके बाद ये डायबिटीज मेलाइटस एंड ओबेसिटी। और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है ये जो ब्रेस्ट मिल्क है ये विटामिन डी और उसके बाद जो होता है ना ये आयरन और विटामिन के वगैरह जो है उसके अंदर ये डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर गाइडलाइंस रिकमेंड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स गेट विटामिन डी एंड पॉसिबली आयरन सप्लीमेंटेशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटेट्स बॉन्डिंग विद चाइल्ड, ये तो आपको पहले से पता है। और उसके बाद ये जो ब्रेस्ट फीडिंग और डोनेटिंग मिल्क डिक्रीजेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। तो ये सिंपल हो गया, इसके अंदर सिंपल ये जो है ना ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, इसके अंदर कोई भी कंसेप्ट वाली जो है ना ये कोई भी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये बात करेंगे मेनोपॉज की, और मेनोपॉज में आपको पता है यहाँ पर जो फीमेल के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा होता है, इसके अंदर ना यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये आपका नहीं होता, तो जो फीमेल है उसके अंदर ये मेंसेस वगैरह आपको नजर नहीं आते। तो यहाँ पर डायग्नोज बाय एमिनोरिया, यहाँ पर जो होता है ना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसके अंदर वहाँ पर ये मेंसेस वगैरह चल रहे हैं, अगर उसके अंदर नहीं हो रहे डायग्नोज बाय एमिनोरिया फॉर ये 12 मंथ। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ड्यू टू एज लिंक डिक्लाइन इन नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ये आपको पहले से पता है जो ओवरीज है उसके अंदर वहाँ पर ये फॉलिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ से क्या होता है ये जो फॉलिकल्स हैं ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एस्ट्रोजन को। अब इसमें क्या होगा, जब ये जो फॉलिकल्स हैं ये आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो लिमिटेड नंबर ऑफ ये फॉलिकल्स जो हैं ये उसकी ओवरीज के अंदर होते हैं, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स हैं ये आपके डिजनरेट करना शुरू कर देते हैं, ये बाद में ग्रो नहीं करते। अब इसमें क्या होगा, जब ये जो फॉलिकल्स आपके खत्म हो जाएंगे, जो फॉलिकल्स हैं जब ये खत्म हो जाएंगे तो वहाँ से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉलिकल्स को जब ये स्टिमुलेशन नहीं जाएगी, स्टिमुलेशन अगर जा भी रही है तो फॉलिकल्स ही वहाँ पर नहीं पड़े हुए, फॉलिकल्स आपके वहाँ पर मैच्योर नहीं होंगे, तो वहाँ से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो डिक्रीज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ड्यू टू एज लिंक डिक्लाइन इन नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ये जो मेनोपॉज है इसकी एवरेज एज की बात करेंगे तो वो कितनी है, यहाँ पर ये 51 ईयर्स। और ये जो पीपल होते हैं ना, जो ये फीमेल्स हैं जो ये टोबैको स्मोकिंग वगैरह कर रही होती हैं, उसके अंदर ये जो मेनोपॉज है ये 51 ईयर्स से पहले ही वहाँ पर ना ये अचीव हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये जो मेनोपॉज है उसके स्टार्ट होने से पहले पहले क्या होगा, यहाँ पर ये 4 से 5 साल के लिए जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना ये उसके एबनॉर्मल होंगे, यूजली प्रीसीडेड बाय 4 to 5 ईयर्स ऑफ ये एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसके बाद यहाँ पर ये सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज बिकम पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एंड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे और उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये हिरसुटिज्म आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ना ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, जब भी आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन की होती हैं 3 फॉर्म्स, एक होती है एस्ट्रोन,
एस्ट्रोन, उसके बाद एस्ट्राडायोल और उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रायोल। अच्छा, यहाँ पर जो फीमेल होती है ना रिप्रोडक्टिव एज वाली, उसके अंदर आपको मिलता है एस्ट्राडायोल। और उसके बाद जब आप बात करेंगे मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज में यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एस्ट्रॉन होता है और ये आपकी लेस पोटेंट फॉर्म होती है। और एस्ट्रॉन है ये आपका प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये आपका प्रोड्यूस होगा फ्रॉम आवर पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजन। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो एंड्रोजन है ये आपके कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू एस्ट्रॉन और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो एंड्रोजन हैं ये आपके ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें आपने देखना है जब ये एंड्रोजन ज़्यादा होंगे, टेस्टोस्टेरोन वगैरह वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, एंड्रोस्टेनिडायोन वगैरह जो है यहाँ पर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये हिर्सुटिज्म आपको नजर आ रही होगी। जो फीमेल्स हैं नॉर्मली जो फीमेल्स उसके अंदर ये दाढ़ी मूछें वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल्स उसके अंदर ये मेल कैरेक्टर्स वगैरह जो है ना ये आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर ना ये बाल वगैरह जो है ना उसके फेस के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स हैं, अच्छा इसमें ना ये आपको पहले से पता है हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो FSH और LH प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है बाद में जाकर जो फीमेल्स है उसके अंदर ये LH सर्ज करवाता है। LH क्या करता है, यहाँ पर ये LH सर्ज करवाता है। FSH क्या करता है, यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको जाकर ये स्टिमुलेट कर रहा होता है। अब इस केस में क्या, यहाँ पर ये फॉलिकल्स वगैरह पड़े हुए नहीं है, तो ये आपके ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। FSH बहुत ज़्यादा हो जाएगा, LH भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर सर्ज नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ये फॉलिकल्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर सर्ज भी नहीं आएगी। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये फॉलिकल्स नहीं है, तो यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये एस्ट्रोजन जो उसका लेवल कम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये भी आपका ज़्यादा होगा। ये आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये जो होता है ना ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाकर आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वहाँ से FSH और उसके बाद ये LH को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। और ये जो FSH और LH है ये नीचे जाते हैं और जाकर यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। और बाकी की कहानी आपको पता है, यहाँ पर ये जो FSH जाकर उसको स्टिमुलेट करेंगे और उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। और बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये LH की सर्ज आएगी, जैसे ही सर्ज आएगी तो वहाँ से ओवुलेशन होगी। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला काम नहीं होगा, तो FSH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। LH जो है ये भी आपका इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है इसको इनहिबिट करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं आ रही, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद ये LH भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन LH की सर्ज आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स है ना जब उसके अंदर ये मेनोपॉज अचीव हो जाएगा तो वहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन कम हो रहा है ना इसकी वजह से जो फीमेल उसके अंदर ये हैवक्स आपको नज़र आ रहा होगा। और उसमें यहाँ पर जो फीमेल्स हैं आपके पास कंप्लेन कर रही होंगी हॉट फ्लैशेस की, ये मोस्ट कॉमन इसके अंदर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल उसके अंदर ये एट्रोफी हो जाएगी वजाइना की, ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नज़र आ रही होगी। और उसके बाद जो फीमेल है उसके अंदर ये स्लीप डिस्टर्बेंसेज आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो मेनोपॉज है इसकी अगर आप बात करेंगे यहाँ पर एवरेज एज की, तो वो कितनी है, यहाँ पर 51 ईयर्स। अब अगर आपकी जो फीमेल है उसके अंदर ये बिफोर 40 आपको नज़र आ रहा है मेनोपॉज, तो ये सजेस्ट करेगा यहाँ पर प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फिर यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। और ये जो फीमेल्स हैं जो आपकी होती है ना, मे अकर इन फीमेल हु हैव रिसीव्ड कीमोथेरेपी एंड और रेडिएशन थेरेपी, मतलब अगर आपके जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये कीमोथेरेपी या फिर जो फीमेल है उसके अंदर ये रेडिएशन थेरेपी वगैरह चल रही है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये बिफोर 40 आपको मेनोपॉज नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये कहानी आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन होता है जो आपका एस्ट्राडायोल होता है वो नॉर्मली क्या करता है, जाकर ये जो होता है ना FSH और जो LH है इन दोनों को ये जाकर इनहिबिट करता है। लेकिन इसमें भी क्या है, जब ये एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब ये जो फीमेल है उसके अंदर ये एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, FSH जाकर स्टिमुलेट कर रहा है फॉलिकल्स को, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो यहाँ पर जो LH है इसको जाकर स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से यहाँ पर आती है LH की सर्ज। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये एस्ट्रोजन ही आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जब एस्ट्रोजन कम होगा तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव फीडबैक है, जो नॉर्मली यहाँ पर ये FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक जा रहा है ये आपका नहीं जाएगा, तो ये आपके दोनों इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पर ये जो FSH है इसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर ये इंक्रीज FSH इज स्पेसिफिक फॉर मेनोपॉज। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन। ये सारा हमारे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर था। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को भी स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।